मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9 का हिंदी क्षितिज का पार्ट 2 लासा की ओर पढ़ेंगे। देखिए, ये पाठ राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा रचित है, एक यात्रा वृत्तांत है। राहुल जी का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंधा जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनेला था। उनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था या केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बत, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित भी कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल जी ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वाल्वों से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत ही लुप्तप्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किए। यात्रा वृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है, यानी कि उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। यात्रा वृत्तांत में के लेख में उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा। उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। अब देखिए, जो लासा की ओर पाठ है उसमें क्या बताया गया है। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये यात्रा एक भिखमंगे के छद्मवेश में की थी, जिसमें तिब्बत की राजधानी लासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत में हमें उस समय के तिब्बत समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो देखते हैं आज का पाठ। लेखक की यात्रा बहुत वर्ष पहले, जब फरी कलीड़पोड़ का रास्ता नहीं बना था, तो नेपाल से तिब्बत जाने का एक ही रास्ता था। इस रास्ते पर नेपाल के लोगों के साथ साथ भारतीय लोग भी जाते थे। यह रास्ता व्यापारिक और सैनिक रास्ता भी था, इसलिए इसे लेखक ने मुख्य रास्ता बताया है। तिब्बत में जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं उठता और वहाँ औरतें पर्दा नहीं किया करती है। चोरी की आशंका के कारण भिखमंगों को कोई घर में घुसने नहीं देता, नहीं तो अपरिचित होने पर भी आप घर के अंदर जा सकते हैं और ज़रूरत के अनुसार अपनी झोली से चाय दे सकते हैं। घर की बहू अथवा सास उसे आपके लिए पका देगी। देखिए, जैसा कि लेखक ने बताया कि तिब्बत में जाति पाति छुआछूत बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पर औरतें पर्दा नहीं डालती हैं। वैसे तो तिब्बत में किसी भी घर में अजनबी होने पर भी सीधे कोई भी घुस सकता है और जाकर चाय बनवा सकता अपने लिए और पी सकता है, परंतु लेखक और उनके मित्र भिखमंगों के बेस में थे, इसलिए उन्हें कोई घर के अंदर नहीं घुसने दे रहा था। क्यों नहीं घुसने दे रहा था? क्योंकि वहाँ पर भिखमंगों के वेश में डाकू लुटेरे चोरी करने के लिए आ जाया करते हैं, इसलिए उन्हें नहीं घुसने दिया जा रहा था। वैसे तो अजनबी होने पर भी कोई भी घुस सकता है।
प्रत्यक्त चीनी किले से जब वह चले तो एक व्यक्ति को 2 चीटे राहदारी देकर थोड़ला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ सुमिति राहुल जी का दोस्त है, जो कि उन्होंने रास्ते में बनाया। भिखारी होने के कारण रहने को अच्छी जगह मिली। 5 साल पहले जब वे लोग इस रास्ते से लौटे थे, तब उन्हें रहने की जगह नहीं मिली थी और गरीब की झोपड़ी में ठहरना पड़ा था, क्योंकि वे भिखारी नहीं बल्कि एक भद्र के वेश में थे। अगले दिन राहुल जी एवं सुमति को एक विकट डांडा थोड़ला पार करना था। डांडे तिब्बत से सबसे खतरे की जगह थी। 16-17 हजार फीट ऊंची होने के कारण दोनों ओर गांव का नामो निशान न था। डाकुओं के छिपने की जगह तथा सरकार की नरमी के कारण यहाँ अक्सर खून हो जाते थे। चूँकि वे लोग भिखारी के वेश में थे, इसलिए हत्या की उन्हें परवाह नहीं थी। परंतु ऊंचाई का तो डर बना हुआ था, क्योंकि सुमति और लेखक जो हैं वह दोनों भिखारी के वेश में थे। तो जब वह वहाँ पर जा रहे थे डांडे तिब्बत से, तो उन्हें डाकुओं का डर तो नहीं था, क्योंकि एक भिखारी से डाकू क्या लूटेंगे और क्यों मारेंगे उन्हें, परंतु उन्हें ऊंचाई का डर बना हुआ था। दूसरे दिन उन्होंने डांडे की चढ़ाई घोड़े से की, जिसमें उन्हें दक्षिण पूर्व और बिना बर्फ और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखे और उत्तर की ओर पहाड़ों पे कुछ बर्फ दिखी। उतरते समय लेखक का घोड़ा थोड़ा पीछे चलने लगा और वे बाईं की ओर 1.5 मील चला गया, यानी बाईं तरफ मुड़ गया लेखक का घोड़ा और कम से कम 1.5 मील आगे चला गया। बाद में पूछकर पता चला कि लड़कोर का रास्ता दाहिने तरफ तथा, जिससे लेखक को देर हो गई और सुमति नाराज हो गए। परंतु जल्द ही गुस्सा ठंडा हो गया और वे लड़कोर में एक अच्छी जगह रुके। यानी कि जब वह पहाड़ी पर चढ़कर वापस नीचे उतर रहे थे घोड़े से, तो लेखक का घोड़ा धीमे हो गया, धीरे चलने लगा और लेखक ने दूसरा रास्ता पकड़ लिया और वह कम से कम 1.5 मील आगे चले गए, जिससे वह रास्ता भटक गए। और पूछने पर जब उन्हें पता चला तो वह वापस लौट कर आए और उन्हें जब सुमिति मिला तो सुमिति उनसे नाराज थे, क्योंकि लेखक ने देरी कर दी थी। परंतु थोड़ी देर में ही उनका गुस्सा शांत हो गया और दोनों लड़कोर पहुंच गए और वहाँ पर एक अच्छी जगह पर ठहरे। वे अब तिलरी के मैदान में थे, जो कि पहाड़ों से घिरा एक टापू था। सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ती थी, जिसका नाम तिलरी समाधि गिरी था। आसपास के गांव में सुमति के बहुत परिचित थे, वे उनसे जाकर मिलना चाहते थे, परंतु लेखक ने उन्हें मना कर दिया और लासा पहुंचकर पैसे देने का वादा किया। देखिए, जब वह तिलरी पहुँचे, फिर उसके आगे उनको आगे जाना था। उस पहाड़ का नाम था तिलरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में वहाँ पर सुमति के बहुत से परिचित थे, जिनसे वह मिलने जाना चाहता था, परंतु लेखक ने उन्हें मना कर दिया और कहा कि वह वहाँ पहुँचकर लासा पहुँचकर उन्हें पैसे देंगे इसके लिए, तो वह उन्हें छोड़कर ना जाए। और सुमति इस बात के लिए मान गए। सुमति मान गए। उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। उन्होंने सुबह चलना शुरू नहीं किया था, इसलिए उन्हें कड़ी धूप में आगे बढ़ना पड़ रहा था। वे पीठ पे अपनी चीज़ें लादे हाथ में डंडा लिए चल रहे थे। सुमति एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने को कहा। यानी कि सुमति अपने यजमानों से मिलना चाहते थे। जैसे ब्राह्मणों के कई जानकार होते हैं, यजमान होते हैं, जिनसे वह कुछ ना कुछ पैसे, कुछ खाने पीने की चीज़ें लाया करते हैं। उसी प्रकार सुमति के भी वहाँ पर बहुत से यजमान थे, जिनसे वह मिलने जाना चाहते थे, और उन्होंने बहाना बनाया और उसके तहत ही शेखर विहार की ओर चलना शुरू कर दिया। तिब्बत की जमीन छोटे बड़े जागीरदारों के हाथ में बटी है। इन जागीरों का बड़ा हिस्सा मठों
के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर उन्हें बेगार में मिल जाते हैं। यानी कि खेती करने के लिए उनको मजदूर करने पड़ते हैं बेगार में, यानी कि पैसों में। लेखक शेखर की खेती के एक मुख्य भिक्षु नमसे से मिले। वहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें बुद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी थी। कहाँ पर? जब वह शेखर विहार पहुँचे तो वहाँ पर जो मुखिया थे, वहाँ के भिक्षु मुखिया, वहाँ उनका एक मंदिर था। वहाँ पर बुद्ध के वचनों से लिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी, जिसे लेखक पढ़ने में लग गए। यानी कि लेखक को वहाँ बिठा दिया उन पुस्तकों को पढ़ने के लिए। इसी दौरान सुमति ने आसपास अपने यजमानों से मिलकर आने के लिए लेखक से पूछा, जिसे लेखक ने मान लिया। यानी कि लेखक को बुद्ध लिखित पोथियाँ पढ़ने में लगा दिया सुमति ने, और उसी दौरान अपने यजमान से मिलने के लिए पूछा। तो लेखक पोथियाँ पढ़ने में लीन थे तो उन्हें इजाज़त दे दी। दोपहर तक सुमति वापस आ गए। चूँकि तिड़री वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सामान पीठ पर उठाया और नमसे से विदा लेकर चले गए। वहाँ पर नमसे भिक्षु जो थे, मुख्य भिक्षुक, उनसे विदा ली और वहाँ से वह रवाना हो। आई होप आपकी यात्रा वृत्तांत समझ में आया होगा। धन्यवाद।